हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस ये विजन की 28 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कल जो मैंने आपको न्यूज पढ़ाई थी तो उसमें एक जगह हमने एक स्टेटमेंट डिस्कस करी थी, जरा हम एक बार दोबारा देख लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, क्योंकि कुछ गलत हो गया था शायद, जहां तक मेरे को याद है। जब हम एफडीआई की बात कर रहे थे, एक सेकेंड वेट, यस, जब हम कल ये रिपोर्ट कर रहे थे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिलीज बाय अनकडाट, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ग्लोबली जो एफडीआई है वो 42% फॉल हुआ है, और मैंने ये बोला था कि इंडिया का 13% डिक्लाइन हुआ है। ये मैंने गलत बोल दिया था, इंडिया का 13% इंक्रीज हुआ है, वो भी डिजिटल सेक्टर की वजह से, ठीक है। तो यही करेक्शन थी जो मुझे करनी थी, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा अगर कोई बच्चा कमेंट करके मुझे करेक्ट करता है, क्योंकि देखो ह्यूमन ही है, ह्यूमन से मिस्टेक होती है, और अगर कोई मुझे करेक्ट कर रहा है देन इट्स वेरी गुड, ठीक है। तो आप कभी भी अगर आपको लगता है मैं कुछ गलत बता रही हूँ गलती से, तो आप करेक्ट कर देना, ठीक है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। इंडिया ने इंक किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ताकि क्या कर सके, हम अपनी ग्लोबल एनर्जी की सिक्योरिटी को सस्टेनेबल कर सके, ठीक है गाइस। ये जो हमारा न्यूज है एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगा। ये जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, किस किस के बीच में, इंडिया आपको पता ही है, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के लिए, ताकि हम क्या करें, अपनी ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के ऑपरेशन को स्ट्रेंथन कर सके, स्टेबिलिटी बना सके और सस्टेनेबिलिटी बना सके, ठीक है। पार्टनरशिप की वजह से क्या होगा, इंडिया क्या बनेगा, एक तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का फुल मेंबर बनेगा, और कहीं ना कहीं नॉलेज का भी एक्सचेंज होगा, ठीक है। पार्टनरशिप विल लीड टू एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड वुड बी अ स्टेपिंग स्टोन, मतलब कि एक कदम, ये कहीं ना कहीं दोनों की पार्टनरशिप की वजह से इंडिया को एक मौका मिलेगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का फुल मेंबर बनने में। अब अगर इंडिया फुल मेंबर बन जाता है तो इंडिया को क्या बेनिफिट है, इंडिया को क्या बेनिफिट है, इससे क्या होगा, इंडिया को अलाउ होगा कि वो ज्यादा स्ट्रेटेजिक डेप्थ लेकर सके क्रूड ऑयल रिजर्व में, टेक्निकली असिस्टेंस उसे मिलेगी स्पेशली क्लीन एनर्जी सेक्टर में, और कुछ जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी इंडिया को मिलेगा, ताकि वो क्लाइमेट और एनर्जी इश्यूज में बढ़कर क्या कर सके, अपने आप को पार्टिसिपेट कर सके। इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को क्या बेनिफिट मिलेगा अगर इंडिया फुल टाइम मेंबर बन जाएगा। सबसे पहले इंडिया की एंट्री से कहीं ना कहीं जो आईईए की जो ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी अपरेटस है वो बढ़ेगा। इसके अलावा क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज हैं, इनके साथ डील करने में इसको इजी होगा। अभी आपको पता होगा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ये नाम से समझ में आ रहा है जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं उन कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जैसे इसमें कुछ गल्फ कंट्रीज होगी, अरेबिक कंट्रीज होगी, वो सब इनके मेंबर है, ठीक है। हाउएवर कुछ प्री कंडीशंस है अगर आपको आईईए का मेंबर बनना है, जो अभी इंडिया करंटली नहीं है, ठीक है। अभी देखो किसी भी चीज का मेंबर बनने के लिए आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती है, तो इंडिया अभी क्या कंडीशंस हैं जो उसकी फुलफिल नहीं कर रहा है आईईए का मेंबर बनने के लिए। सबसे पहले क्या है, इंडिया जो है वो मेंबर है किसमें, ओईसीडी में है। इसके अलावा इंडिया ओईसीडी का मेंबर नहीं है। इसके अलावा कम से कम आपको ऑयल स्टॉक्स मेंटेन करके रखने हैं एटलीस्ट 90 डेज ऑफ नेट इंपोर्ट, और इंडिया के बाद जो स्टॉक है वो ओनली 74 डेज के लिए। मतलब कि अगर आपको आईईए का मेंबर बनना है तो उससे पहले दो कंडीशन है कि आपको ओईसीडी का मेंबर होना चाहिए, और उसके अलावा कि आपके पास ऑयल का इतना स्टॉक होना चाहिए अगले 90 दिनों का होना चाहिए। लेकिन इंडिया के पास कितना है, सिर्फ 70 दिनों का है। अब आपको थोड़ा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट एज यूजुअल, ठीक है। मैं आपको बोलती हूँ कि कुछ चीजें जो होती हैं हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। पेरिस बेस्ड है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके अंदर भी 30 मेंबर्स हैं। कौन कौन से मेंबर आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्टुगल, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, जापान, साउथ कोरिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूके, यूएसए। अच्छा अगर इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो, जब सभी कंट्रीज नहीं याद रखोगे तो यूएसए आपको पता होना चाहिए, चाइना है, नहीं है चाइना, ठीक है। कुछ जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है आपको उनका पता होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या, इसको इसलिए क्रिएट किया था जब 1973 में ऑयल क्राइसिस हो गया था, तब इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये मेंबर कंट्रीज को एडवाइस करता है कि किस तरह से एनर्जी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज को आप क्या कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो, और इकोनॉमिकली किस तरह से डेवलप कर सकते हो। 2017 में इंडिया ने आईईए को एज एन एसोसिएट मेंबर ज्वाइन किया था, और अभी किसकी बात चल रही है, फुल टाइम मेंबर बनने की बात चल रही है। आईईए के अलावा कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक या फिर ऑयल मार्केट जैसी रिपोर्ट्स को आईईए क्या करता है,
पब्लिश करता है। नेक्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। इंडिया अनाउंसेस प्लेज ऑफ $1,50,000 टू UN पीस बिल्डिंग फंड। देखो भाई, इंडिया क्या है, हर जगह क्या कहीं ना कहीं क्या करता है, डोनेट करता है। तो जैसे UN पीस कीपिंग में भी करता है, ठीक है, UN के डिफरेंट बॉडीज में भी क्या करता है, इंडिया हमेशा पैसे फंडिंग करता रहता है। तो इंडिया ने अभी UN पीस बिल्डिंग फंड में इंडिया नियर अबाउट $1.5 लाख क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, ये जो हमारी न्यूज है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगा। बाकी पीस बिल्डिंग है तो आपको समझ में आ रहा है, कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज में भी कवर होगा। अभी क्या जो पीस बिल्डिंग फंड क्या, ये UN का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ताकि हम क्या कर सके, कुछ कंट्रीज में पीस को सस्टेन कर सके। जैसे सीरिया जैसी कंट्रीज में जो रिस्क से क्या करती है, इफेक्ट करती है, या वहां पे कुछ एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वायलेंट कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या फिर जो डोमेस्टिक क्लैशेस चल रहे हैं, जहां सिंपल बात है किसी भी कंट्री में पीस मेंटेन करने के लिए काम करेगी। वो अलग बात है, इंडिया में खुद ही अभी पीस नहीं हो रहा है, इंडिया अपनी कंट्री में नहीं पीस कर पा रहा है, जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन्हीं को नहीं वो एड्रेस कर पा रहा है, लेकिन हाँ इंडिया बाहर की जरूर करेगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड ए हाइपोक्रेसी। ठीक है, अभी क्या 2020-2025 की स्ट्रेटेजी का पार्ट है। पीस बिल्डिंग फंड में नियर अबाउट $1.5 बिलियन चाहिए इन 4 सालों के लिए। ठीक है, जो पीस बिल्डिंग जो फंड है वो क्या करेगा, UN का रिस्पॉन्स है ताकि हम कुछ क्रिटिकल जो गैप्स हैं उनको पूरे कर सके। जैसे कुछ पीस बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज हैं उनको जल्दी से जल्दी क्विकली रिस्पॉन्ड कर सके, और ऐसी प्रोसेस से जहाँ पे रिस्क टॉलरेंट है, सिंपल बात है, जहाँ पे जो कंट्रीज रिस्क के क्या कर रही हैं, मतलब फेस कर रही हैं, और जो वहां पे पीस बिल्ड करने के लिए जो भी प्रोसेसेस चल रही हैं उन प्रोसेसेस को हम क्या कर सके, फास्ट कर सके। कैटलाइज मतलब कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी प्रोसेस को फास्ट करता है, सिंपल बात है। ठीक है, इसके अलावा जो पीस बिल्डिंग फंड है वो UN एंटिटीज में इन्वेस्ट विद UN एंटिटीज, गवर्नमेंट, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलेटरल बैंक, इन सब में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। PBF क्या करता है, मेनली पीस बिल्डिंग कमीशन को फाइनेंस करता है, जो कि इंटर गवर्नमेंटल एडवाइजरी बॉडी है जो पीस को सपोर्ट करती है जहां जिस कंट्री कंफ्लिक्ट से इफेक्टेड है। पीस बिल्डिंग इज वन अमंग अ रेंज ऑफ एक्टिविटी जो UN के द्वारा ली गई है ताकि हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करके रख सकें। इसके अलावा क्या एक्टिविटीज है जो UN करती है, सबसे पहले कंफ्लिक्ट प्रिवेंट कर सके, जैसे डिप्लोमेटिक मेजर्स के थ्रू। मतलब कि ये नहीं है कि अगर 2 कंट्रीज में कंफ्लिक्ट हो रहा है तो आपको वॉर ही करना, नहीं, डिप्लोमेटिक मेजर्स किए हैं कि आपका जो इंटेलिजेंसिया है वो आपस में बैठ के क्या करे, बातचीत करे, और उसको क्या डिप्लोमेटिक मेजर्स से जो कंफ्लिक्ट है उसको प्रिवेंट करे। ठीक है, ताकि इंटरस्टेट और जो इंटरस्टेट जो टेंशन है, डिस्प्यूट्स हैं, हमको हम क्या कर सके, बचा सके और वो वायलेंट ना हो सके। ठीक है, जैसे आपको पता है इंडिया और चाइना में गलवान वैली में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, अभी दोबारा स्टार्ट हुआ है, तो वो जो कभी भी जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो हमेशा डिप्लोमेसी से ही काउंटर किए जाते हैं। इसके अलावा पीस मेकिंग है UN का अलग काम, जिसमें क्या करते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस कर सके, स्पेशली उसको रिजोल्व कर सके डिप्लोमेटिक एक्शन के थ्रू, ताकि हम कुछ एक नेगोशिएटेड एग्रीमेंट पे लेके आ सके। मतलब कि ऑफकोर्स जब नेगोशिएशन मतलब कि दो डिफरेंट कंट्रीज के आपस में बातचीत करो और एक एग्रीमेंट पे लेके आओ। पीस एनफोर्समेंट करना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ कोएर्सिव मेजर्स लेते हैं। ठीक है, कोएर्सिव मेजर्स मतलब कि आपको हार्ड सेक्शन लेना, ठीक है, जैसे आप मिलिट्री फोर्स का यूज करना, मतलब कि वायलेंट होता है मेनली। ठीक है, इसके अलावा पीस कीपिंग क्या करती है, ये क्या करती है, सीज फायर या फिर जो पीस एग्रीमेंट है इनको इम्प्लीमेंट करती है। इट इज टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सीज फायर और द पीस एग्रीमेंट। ठीक है, तो गाइस आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है ऑफ बजट बोरिंग्स अवे टू कंटेन फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ये जो हमारा न्यूज है इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगा अंडर GS3। किस तरह से हम अपने जो हमारा इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ रहा है। अभी हमने 2 बार ये न्यूज को अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी विद इन 1 वीक। तो अभी ये जो अभी न्यूज है दैट इज ऑफ बजट बोरिंग। एक सेकेंड, ऑफ बजट बोरिंग्स क्या होती हैं, या फिर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब कि जो आपके बजट में नहीं हो, वो कुछ लोन्स होते हैं जो आप डायरेक्टली सेंटर से नहीं लेते लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से लेते हो। समझ गए, जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं ले रहे लेकिन आपने ONGC से ले लिया जो कि एक PSU है। ठीक है, या फिर HPCL से ले लिया जो कि एक PSU। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट के जो शेयर्स हैं वो ज्यादा होते हैं, मतलब कि 51% से ज्यादा होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको। तो ऑफ बजट बोरिंग क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज होते हैं जो कुछ कंपनीज हैं जिनको लोन चाहिए, लेकिन वो लोन सेंटर से नहीं लेते लेकिन कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे ही लेते हैं। ठीक है, सिंस क्या है जो लोन की लायबिलिटी होती है वो सेंटर पे नहीं होती है फॉर्मली, तो लोन क्या होता है ये फिस्कल डेफिसिट में इंक्लूड नहीं होता। मेरी बात समझ में आ गई। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो जो लोन होगा वो फिस्कल डेफिसिट में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐड होगा, लेकिन अगर आप
सेंटर गवर्नमेंट से ना लेके पीएसयू से ले रहे हो तो वो फॉर्मली सेंटर में काउंट नहीं होगा और वो लोन आपके फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं होगा। सिंपल बात यही है, फिस्कल डेफिसिट को अगर आपको घटाना है तो आप, ये बात है कि कान एक तरफ से नहीं दूसरी तरफ से पकड़ लो, है तो वो घाटा ही, लेकिन वो फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा और वो लोन फिस्कल डेफिसिट में इंक्लूड नहीं होगा। इस बोरोइंग्स का एक तरह का एक तरीका है तो आपकी सेंटर क्या कर सके, उन कंपनीज के एक्सपेंडिचर को फाइनेंस भी कर सके और साथ ही साथ जो डेप्ट है वो उसे शो भी ना कर सके। सिंपल बात है ना, क्योंकि वो जो डेप्ट है, जो वो लोन आएगा, वो फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन में ही नहीं आएगा। मतलब दो काम डायरेक्ट हो रहे हैं, आप फाइनेंस भी कर पा रहे हो कंपनीज को और आपका जो डेप्ट है वो ऑन पेपर भी काउंट नहीं होगा। अभी क्या जो फिस्कल डेफिसिट है, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मैट्रिक अगर आपको गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ समझनी है। ठीक है, जितना अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा तो इसका मतलब उस कंट्री की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो उतनी ही खराब है। ठीक है, और इसी फिस्कल डेफिसिट को देख के जो डिफरेंट जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो उस कंट्री की जो फाइनेंशियल हेल्थ को क्या करती है, रेट करती है। ठीक है, इसलिए क्या है, जो एक्स्ट्रा बजटेड रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट को अलाउ करते हैं ताकि हम फिस्कल डेफिसिट को अपनी एक एक्सेप्टेबल लिमिट्स में रख सके। जैसे अभी हमारा एम है कि 4% रखना है। ठीक है, हाउएवर ये बोरिंग है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बना। आपको पता है हमारे डिफरेंट क्या है, मतलब कि फंड्स है, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, इसके वाला पब्लिक अकाउंट्स हो गया हमारा, ठीक है, इसके अलावा एक कॉन्टीजेंसी फंड है। ठीक है, तो इस तरह के 3 हमारे फंड्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है, ये जो बोरिंग है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनाती, लेकिन एक और ये ना ही पार्लियामेंट के कंट्रोल में आता है ये पैसा। हाउएवर जो इंटरेस्ट होता है इस सब लोन पे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही निकाला जाता है। इसके अलावा जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है 2019 में, उन्होंने कुछ कंसर्न शो किया है ऑफ बजट बोरिंग पे। इन्होंने क्या बोला है, जो बोरिंग इस ऑफ बजट बोरिंग के थ्रू जो बोरिंग्स होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं और इनको डील करने के जो रूल्स हैं या जो फ्रेमवर्क है उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है और ना ही उन ऑफ बजट बोरिंग्स को मैनेजमेंट करने की कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, जिसकी वजह से ये जो बोरिंग्स हैं कहीं ना कहीं क्या है, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, फुल डिस्क्लोज नहीं करती है, वो दूर हटती है। ठीक है, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज शाइंग अवे फ्रॉम मेकिंग फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, क्योंकि कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है ना। नेक्स्ट न्यूज है, मेघालय गवर्नमेंट टास्क टफ ऑन इलीगल रेड होल माइनिंग। देखो गाइस, हमने पहले भी डिस्कस किया था, रेड होल माइनिंग क्या होती है, ये इलीगल माइनिंग होती है। मतलब कि इसमें क्या करते हैं हम, थोड़ा मतलब कि ज्यादा गहरे नहीं डिग करते, टनल्स को नैरो डिग करते हैं, जिसमें क्या करते हैं वहां पे इलीगल माइनिंग की जाती है और चिल्ड्रन को मतलब कि उसमें इंक्लूड किया जाता है। सिंपल बात ये, ठीक है। तो मेघालय गवर्नमेंट टॉक करिए किस तरह से जो इलीगल रेड होल माइनिंग है उसको हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। ठीक है, ठीक है, रेड होल माइनिंग में क्या करते हैं हम, कुछ नैरो टनल्स को डिग करते हैं जो 3 से 4 फीट हाई होती है, जिसमें जो वर्कर्स होते हैं वो मोस्टली चिल्ड्रन होते हैं, वो एंटर करते हैं और वहां से कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल टनल होते हैं इसी को हम रेड होल्स बोलते हैं, जो जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन फिट हो सकता है। ये जो माइंस होती हैं इसमें ये हॉरिजॉन्टल चैनल्स में होती है जो कॉन्स्टेंट रिस्क में है ऑफ केविंग इन और फ्लडिंग, मतलब कि फ्लडिंग भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। ये सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं, मेघालय में होते हैं, क्योंकि वहां पे कोयल का रिजर्व बहुत ज्यादा है, वहां पे मिल जाता है। 2014 में जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने रेड होल माइनिंग को बैन किया था जो मेघालय में था, ये बोल के कि ये कहीं ना कहीं अनसेफ है और अनसाइंटिफिक है, किसके लिए, वर्कर्स के लिए। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो एनजीटी का 2014 के ऑर्डर को क्या किया, फेवर किया, लेकिन ये बोला कि जो कोल ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुका है उसे कोल को हमें ट्रांसपोर्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन्फॉर्म किया कि 1.77 लाख मेट्रिक टन अभी तक ट्रांसपोर्ट हो चुका है, लेकिन 2019 में स्टेट ने, गवर्नमेंट ने रिवाइज करके बोला है कि 32.57 लाख मेट्रिक टन, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट वाज इन्फॉर्म दैट 1.7 lakh metric tons was yet to be transported, but in 2019 the state government revised this to be 32.57 lakh metric ton। सिंपल बात ये देखो, हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था रेड होल माइनिंग, आई थिंक दिसंबर में पढ़ा था, तो उसमें यही था। देखो 2014 में एनजीटी ने बैन कर दिया, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के इस जो जजमेंट को क्या किया, सपोर्ट किया, लेकिन ये बोलते थे जो कोल ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुका है उसको ट्रांसपोर्ट कर दें। फिर सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि जो 2 लाख जो मैट्रिक टन कोयला है उसको हम ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन 2019 में स्टेट गवर्नमेंट ने दोबारा रिवाइज करके बोला कि नहीं भाई 2 लाख नहीं, नियर अबाउट
32 लाख मेट्रिक टन जो कोल है वो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट हो चुका है। अभी रेड होल माइनिंग के क्या इंपैक्ट है? सबसे पहले चाइल्ड ट्रैफिकिंग को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये इसमें मेनली जो वर्कर्स यूज किए जाते हैं वो चिल्ड्रन को किया जाता है। इसके अलावा जो मेघालय में जो माइनिंग एरियाज में जो वाटर होता है वो ड्रिंकिंग के लिए अच्छा नहीं होता, ना इरिगेशन के लिए अच्छा होता, जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स के लिए वो टॉक्सिक होता है। इसके अलावा अगर हम ये माइनिंग बैन करेंगे तो कहीं ना कहीं डिमांड होगी किसकी? रिहैबिलिटेशन की और अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट की फॉर लोकल पीपल। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमिटी फॉर द पावर सेक्टर सुजेस्ट रिफॉर्म्स फॉर डिस्कॉम। ठीक है गाइस, अगेन ये जो न्यूज है हमारी, देखो गाइस, क्योंकि पावर सेक्टर की बात हो रही है तो एनर्जी सेक्शन में कवर होगा, ठीक है, तो एनवायरमेंट में कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, एक पार्लियामेंट की कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई है जो कुछ रिफॉर्म्स की बात करे, किसकी? जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है उनके रिफॉर्म्स के लिए बात हुई है। कमेटी ने हाईलाइट किया क्या इश्यूज हैं जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा फेस किए जा रहे हैं, जैसे हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर हो गया, इनसफिशिएंट एंड इरेगुलर रेवेन्यू नहीं हो रहा उनको, या ऑपरेशनल लॉसेस बहुत हो रहे हैं, और इसके अलावा जो आपको पता है ना जो ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और ओवरड्यूज और जो डेप्ट है वो बहुत ज्यादा जो इश्यूज हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फेस कर रही हैं। इसके अलावा जो एवरेज ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन लॉसेस होते हैं वो अभी 21.4% है, जो कि सबसे ज्यादा है हमारे इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा जो डिस्कॉम्स कितने ज्यादा लॉस में चल रहे हैं जरा हम ये देख लेते हैं। 2018-19 में इंडियन अमाउंट की 85,000 करोड़ के लॉस में है, और पेंडेमिक की वजह से इनकी सिचुएशन और ज्यादा बुरी हो गई है। ठीक है, अभी कमेटी ने क्या रिफॉर्म सजेस्ट किया है? इन्होंने ये बोला कि हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहिए, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ओनरशिप किस पे रहनी चाहिए? स्टेट पे। मतलब सिंपल बात ये है कि जो भी डिस्कॉम्स अभी गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाइए तो वो ओनरशिप स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी, लेकिन प्राइवेट कंपनीज की पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ानी चाहिए, और पावर सप्लाई के जो लाइसेंस है हमें प्राइवेट प्लेयर्स को देना चाहिए। इसके अलावा स्मार्ट और प्रीपेड मीटर्स की बात करें, ये आपको पता है आज से नहीं 1 साल पहला हो गया हम इसकी बात कर रहे हैं, स्मार्ट और प्रीपेड मीटरिंग की बात करिए, ताकि जो अनवांटेड कंजप्शन है उसको हम रिड्यूस कर सके। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देंगे इलेक्ट्रिक सब्सिडी में, मतलब कि अगर 2000 का बिल है तो आप जो कंज्यूमर है वो 2000 का बिल ही देगा, लेकिन अगर उसे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 1000 रुपए की तो वो 1000 रुपए उसके डायरेक्ट क्या आ जाएंगे? अकाउंट में आ जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, अगर वो डीपीटी नहीं देते, अगर वो डायरेक्ट कंपनीज को देते हैं गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं जो डिस्कॉम कंपनीज को जो पैसा मिलता है वो बहुत ज्यादा डिले होता है। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल कोर्ट्स और पुलिस स्टेशन रखा जाएगी जो लोग पावर चोरी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो क्रॉस सब्सिडी चार्जेस हैं उनको एलिमिनेट किया जाएगा जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स में लगते हैं। क्या इनिशिएटिव हैं जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए लिए गए हैं? अभी क्या 90,000 करोड़ रुपीज इनको इन्फ्यूज किए गए हैं, ताकि जो ड्यूज थे डिस्कॉम्स के उनको क्या कर दिया? बिल्कुल क्लियर कर दिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ यूनियन टेरिटरीज में डिस्कॉम को प्राइवेटाइज किया है, और जो पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप को कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में कुछ स्टेट्स में। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर भी अमेंडमेंट लेके आए, ताकि हम डिस्कॉम्स की जो कंडीशन है उनको इम्प्रूव कर सके। इसके अलावा उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना एक स्कीम, उदय स्कीम लेके आए हैं, ताकि जो डिस्कॉम्स के जो फाइनेंशियल टर्नओवर है उनको हम क्या कर सके? अच्छा कर सके। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। सबसे पहले प्रगति, पहले भी पढ़ा हुआ है हमने, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। रिसेंटली क्या हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 35th जो एडिशन, मतलब प्रगति का जो सेशन है उसको क्या किया है? चेयर किया है। ये हर एक 4th वेडनेसडे पे होता है, हर एक मंथ की, जिसे प्रगति डे बोलते हैं। ठीक है, हर एक मंथ का, जैसे ये चौथा महीना है उसके 4th मतलब उसके वेडनेसडे को होता है। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो मेनली यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं और स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं। ये जो प्रोग्राम है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ डाटा, कुछ जियो इन्फॉर्मेटिव डाटा होता है उसको हम शो करते हैं, ताकि जो हमारा जो आम आदमी है उसकी जो ग्रीवेंसेस है, उसके जो दुख दर्द है उसको पूरा कर सके, और कुछ क्या कर सके, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं सेंटर के, स्टेट के, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम क्या कर सके? मॉनिटर कर सके और रिव्यू कर सके क्या प्रोग्रेस है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटर ग्रांट्स रुपीज नियर अबाउट 12,351 करोड़ फॉर रूरल लोकल बॉडीज इन 18 स्टेट। अभी क्या रूरल लोकल बॉडीज को ग्रांट दिए गए हैं, वो किसके कहने पे? आपको पता है जो ग्रांट्स है वो फाइनेंस कमीशन ही अप्रूव करता है, तो 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे रूरल लोकल बॉडीज को ग्रांट किया गया है, रिलीज किया गया। ये 3 टायर ऑफ पंचायती लॉज को प्रोवाइड किया जाएगा, विलेज को, ब्लॉक को, डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, आपको पता होगा हमारे जो पंचायती राज है उसमें 3 टायर गवर्नमेंट है, विलेज पे, ब्लॉक पे, डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन ने 2 तरह के ग्रांट्स को रिकमेंड किया है, एक बेसिक और एक टाइप। ये जो न्यूज है हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। ठीक है,
बेसिक ग्रांट्स क्या होते हैं, वो यूनाइटेड होते हैं और इसको लोकल बॉडीज के द्वारा यूज किया जा सकता है, किसी भी स्पेसिफिक फील्ड नहीं, मतलब कि जहाँ पे आपको लग रहा है जरूरत है खर्च करने का, वहां पे जरूरत कर सकते हो, जैसे सैलरी देने में या फिर किसी और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में। अगर आप टॉयलेट्स बना रहे हो या फिर कुछ अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा टाइट ग्रांट्स क्या होते हैं, जो बेसिक सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि सैनिटेशन के लिए या फिर ओपन डेफिकेशन फ्री को मेंटेन करने के लिए, या फिर ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, वाटर रिसाइकलिंग, इन सब में एक्सपेंस करने के लिए आप टाइट ग्रांट्स होते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपने जो न्यू पढ़ा है वो दो तरह के ग्रांट्स पढ़े, दैट इज द बेसिक ग्रांट एंड टाइट ग्रांट। सो आई होप आप ये नहीं बोलोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक ग्रांट एंड द टाइट ग्रांट। नेक्स्ट न्यूज है गवर्नमेंट टू लॉन्च कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे विद रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी। देखो गाइस, अभी के जो ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है वो क्यों मतलब कि हर 5 साल में एक बार इसे मतलब पब्लिश किया जाता है। कंडक्ट कौन करता है ये सर्वे, नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस करता है, NSSO करता है। इसका एम क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि डिफरेंट जो घरों में क्या स्पेंडिंग का क्या पैटर्न है, अर्बन में रूरल में, मतलब कि डिफरेंट जगह पे कौन कितना एक्सपेंड करता है। सिंपल एक पैटर्न को वो क्या करता है, सर्वे करता है। ये क्या करता है कि अब इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कुछ प्राइस इंडेक्सेस को फाइनलाइज करते हैं, उस ईयर के सर्वे पे उसको फिर बेसिस फिक्स करते हैं। मतलब कि हर 5 साल में हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं घर का, अर्बन का अलग करते हैं, रूरल का अलग करते हैं। फिर हम देखते हैं कि घरों में जो एक्सपेंडिचर का जो स्पेंडिंग पैटर्न है वो किस तरह से है, उस हिसाब से हम कुछ प्राइस इंडेक्सेस हैं, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इस तरह के जो प्राइस इंडेक्सेस हैं उनको हम क्या करते हैं, फाइनलाइज करते हैं और उस ईयर को एज बेस ईयर हम क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे 2014-15 जो लास्ट हुआ था उसको हमने बेस ईयर बना रखा है ताकि कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को मेजर करने की। ठीक है, लास्ट जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था वो 2017-18 में हुआ था, जो पुअर डाटा क्वालिटी से सपोर्ट हुआ था। क्यों, सर्वे बहुत ज्यादा बड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्सटाइल कमेटी। अभी के रिसेंटली जो टेक्सटाइल कमेटी है उसने क्या किया है, एक सेकेंड रिसेंटली किया है, हाँ, टेक्सटाइल कमेटी ने कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया, किसके साथ, निसेंकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान का, जो क्या करेगा, जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है उसके एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेगा। कहाँ पे, जापान में। जो टेक्सटाइल कमेटी है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। देखो भाई, ये तो आपको याद रहेगा कि टेक्सटाइल का मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर, लेकिन ये आपको याद रखना है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका एम क्या है कि जो टेक्सटाइल की जो क्वालिटी है उसको अच्छा बना के रखना और टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है उनको अच्छा बनाए रखना, ताकि डोमेस्टिक मार्केट में भी और एक्सपोर्ट मार्केट में भी। जो इस कमेटी के चेयरमैन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है। ठीक है, ये ओनली बॉडी है जो प्रोवाइड करती है हर एक क्वालिटी रिलेटेड नीड्स की ऑफ एंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन इन एन इंटीग्रेटेड फॉर्मेट ऑन पैन इंडिया बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। अभी किया है जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंटरनेशनल कस्टम डे को डेजिग्नेट किया गया है, जो कि हर साल 26 जनवरी को बनाया जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी को आपका रिपब्लिक डे होता है, लेकिन इसके अलावा अब से 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे भी बनाया जाएगा। और ये जो डे किया है डेजिग्नेट, वो किसने किया है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जिसका मिशन यही है कि किस तरह से हम अपने कस्टम जो भी रिलेटेड आपके टैक्स वगैरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो मैटर है उनको हम इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में क्या कर सके, मतलब कि एनहेंस कर सके। जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को डेवलप करता है, कोऑपरेट करता है, कैपेसिटी को बिल्ड करता है, ताकि ट्रेड क्या है, लीगल जो ट्रेड है वो इजी रहे। ठीक है, फेयर वे में आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सको, सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सको, लीडरशिप प्रोवाइड कर सके, गाइडेंस प्रोवाइड कर सके एंड सपोर्ट टू कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के 83 मेंबर्स है, इंडिया भी इसका मेंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिस्पॉन्सिबल है, एक सेकेंड, which is responsible for managing more than 98% of world trade। ठीक है, जो 98% से भी ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड को क्या करता है, मैनेज करता है। नेक्स्ट है कान्हा टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये आप सबको पता ही होगा, ये कहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इन द अपर कोर्स ऑफ नर्मदा। ये पहला टाइगर रिजर्व है जिसमें एक भूर सिंह जो कि 12 सिंह है, जिसको हमने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ का फ्लोरा क्या है, साल है और डिसीडियस फॉरेस्ट है, जैसे बैम्बू, तेंदू, साल, जामुन, अर्जुन, यह सब यहाँ का फ्लोरा है। फोना क्या है, यहाँ पे
बारहसिंगा मिलेगा जो कि मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है। टाइगर, लेपर्ड, ढोल, बियर, गोर और इंडियन पाइथन ये सब आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी टाइगर रिजर्व हो, नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो। लास्ट न्यूज आपकी नकुला, ये हमने पढ़ा था क्योंकि इंडिया और चाइना में टेंशन दोबारा चल रही है। अब ये सिक्किम और तिब्बत बॉर्डर में है जहाँ पे रिसेंटली दोबारा इंडिया और चाइना में क्लैशेस हुए हैं। इसके अलावा सिक्किम में जो और पासेज है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी वेव में, डोंगखाला, गोइचला, जेलपला, नथुला। जो गाइस मेरे अकॉर्डिंग आपने जेलपला, नथुला और नकुला पढ़ा होगा, लेकिन डोंगखाला, गोइचला शायद ना पढ़ा हो। तो यहीं पे आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो आपको मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया और चाइना में और कौन से पासेज हैं जो पास होते हैं? हिमाचल प्रदेश का शितकिला होता है, उत्तराखंड में लिपू लेक है और अरुणाचल प्रदेश का दीपू पास और जम्मू कश्मीर का अगेल पास है जो इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये न्यूज पूरी ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो सबसे पहले सिक्किम में जो पासेज है उसको आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इंडिया और चाइना में और कौन कौन से पासेज है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।